आगम रसिक सभी श्रोता साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र। आज हम उपांग में चौथे नंबर का जो उपांग है हमारा, ये पहले नंबर का है हमारा औपातिक रायपसनी जीवाभिगम पन्मना। ये पांचवें नंबर का उपांग है हमारा जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र। जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र ये पांचवा उपांग है। तो इस पांचवें उपांग में जैसे कि इसका नाम है जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप के बारे में प्रज्ञप्ति अर्थात नॉलेज, जानकारी, ज्ञान, उसकी सारी स्थिति, सब कुछ बताया है जम्बूद्वीप के बारे में। अब जम्बूद्वीप क्या है? हाँ, तो जम्बूद्वीप में ऐसा है कि लोक को 3 विभाग में विभाजित किया है। विभाजन कुछ है नहीं, हमने अपनी सुविधा के लिए विभाजन किया है। ऊर्ध्वलोक, तिरछालोक और अधोलोक। तो तिरछालोक में भी असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं और उनमें भी जीव जन्म मरण करते रहते हैं, परंतु उन असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीच में 2.5 द्वीप और 2 समुद्र, वो मनुष्य क्षेत्र है। और इन सभी द्वीप और समुद्रों के सबसे बीच में, सेंटर में 1,00,000 योजन का लंबा चौड़ा गोल जम्बूद्वीप है, जिसका कि रुपये जैसा, थाली जैसा आकार जो है बताया जाता है। तो इस जम्बूद्वीप में भी बहुत सारी रचनाएं हैं। 6 खंड हैं जिसके के चक्रवर्ती स्वामी होते हैं। और दक्षिण भरत, एक उत्तर भरत, एक दक्षिण भरत। तो दक्षिण भरत के प्रथम खंड में हम वर्तमान में रहते हैं और ये ही मुक्ति प्राप्त करने का क्षेत्र है। और ये सारी जो नॉलेज है ना, भूगोल संबंधी भौगोलिक जानकारी, ये जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में आई है। और जो बहुत से लोग कहते हैं कि कहाँ है भाई ऊर्ध्वलोक, कौन सा है अधोलोक, हमें तो ये नहीं पता, महाविद्य क्षेत्र कहाँ है, वो कहाँ है। तो इससे हमें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति को पढ़कर कुछ प्रश्न अगर उपस्थित होते हैं मस्तिष्क के अंदर, तो उसका कुछ समाधान इस रूप में मिलता है कि हम उसका अनुमान कर सकते हैं कि हाँ, ऐसा रहा होगा, आज भी होगा, लेकिन हमारे नॉलेज में नहीं है, हम उसको नहीं जानते हैं अभी। तो ये सारी जानकारी जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में है। और जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति जो ये आगम है, ये अंगबाह्य है। अंगबाह्य अंग सूत्र तो 12 हैं, आचारंग इत्यादि। ये अंगबाह्य कालिक सूत्र है। कालिक और उत्कालिक क्या होता है? कालिक सूत्र होता है जिसको कि दिन के प्रथम और चौथे प्रहर में और रात्रि के भी प्रथम और चौथे प्रहर में ही पढ़ा जाता है। तो ये कालिक सूत्र है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र। और इसका नाम जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति बड़ा सार्थक नाम है, क्योंकि इसमें सारा जम्बूद्वीप के बारे में वर्णन है। अब देखिए, ये सूत्र, इसकी रचना पूर्वधर ज्ञानियों ने की है और इस पे कई टीकाएँ, कई चूर्णियाँ, बहुत कुछ इसमें इसके जानकारी के लिए, स्पष्टता के लिए, विस्तार के लिए बहुत सारे ग्रंथों की रचनाएं हुई हैं। तो उन सब से तो अभी मैं बात नहीं करूंगी उसकी, क्योंकि वो अनुपलब्ध है, मिलती नहीं है जल्दी से। तो अभी जो हमें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति का जो संस्करण मिलता है, उसमें मूल सूत्र होता है और उसका अर्थ होता है। अब जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र जो है, इसमें वक्षस्कार हैं, वक्षस्कार इन चैप्टर्स, है ना। कहीं पर प्रतिपत्ति कहा है, कहीं पर ठाणा कहा है, कहीं पर शतक कहा है, कहीं पर अध्ययन कहा है। और यहाँ पर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में इसको बोला है वक्षस्कार। तो इसमें 7 वक्षस्कार हैं, 7 वक्षस्कार हैं और 7 वक्षस्कार में सारा विषय जम्बूद्वीप का बताया गया है। तो जम्बूद्वीप में जितनी भी
मतलब रचना है, वो सारी की सारी, सारा वर्णन एक साथ इस सूत्र में उपलब्ध हो जाता है। अब इसमें क्या क्या बताया है, जिसमें बताया है कि अम, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो इसके भाग किए गए हैं। पूर्वार्ध में 4 वक्षस्कार हैं, उत्तरार्ध में 3 वक्षस्कार हैं। तो पहले वक्षस्कार में जम्बूद्वीप में स्थित जो भरत क्षेत्र है, जिसे भारतवर्ष भी कहते हैं, भरत क्षेत्र वही है। तो वहाँ उसमें अनेक पर्वत, गुफा, नदी, अटवी, दुर्गम स्थान बहुत सारे हैं। तो उसमें कौन कौन रहते हैं, उसका सारा वर्णन है। और कैसे कैसे दुष्काल आता है, उपद्रव आते हैं, कैसे रोग आते हैं, विप्लव होते हैं, वो सब वर्णन है। और मिथिला नगरी के मणिभद्र नामक चैत्य में जब महावीर स्वामी विराजे हुए थे, तो इंद्रभूति गौतम ने उनसे प्रश्न किए थे। तो ये सारा वर्णन इसमें आया है। और दूसरे वक्षस्कार में अवसर्पणी और उत्सर्पणी का वर्णन आया है। 6 आरे अवसर्पणी के होते हैं, 6 आरे उत्सर्पणी के होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर एक कालचक्र होता है। तो अभी अवसर्पणी काल का पांचवा आरा अभी चल रहा है। इसके बाद छठा आरा आएगा, उसके बाद उत्सर्पणी काल होगा। तो वो अवसर्पणी काल क्या होता है, उत्सर्पणी काल क्या होता है, 6 आरे, उनका सबका वर्णन, कौन से आरे मनुष्यों की कैसी स्थिति होती है, कितनी आयु होती है, कितना जमीन के अंदर कैसा रस होता है, अच्छा होता है, खराब होता है, और अवगाहना कितनी होती है, ऊंचाई, और बहुत सारी बातें बताएंगे अलग अलग आरे के हिसाब से। तो कल्प वृक्षों का भी वर्णन है, उससे जो मांगते हैं उसकी प्राप्ति होती है। वो कब होता है, चौथे आरे में कल्प वृक्ष होते हैं। तो चौथे आरे के भी कुछ समय होते हैं, और पहले दूसरे आरे में भी। और अभी भी ऐसी जगह हैं जहाँ अभी भी कल्प वृक्षों से ही सारा गुजारा चलता है। हाँ, ऐसी जगह आज भी हैं। आज भी भगवान ऋषभ देव के समय के कल्प वृक्ष आज भी उस प्रकार के कुछ मिलते हैं, सब जगह तो नहीं मिलते, कुछ मिलते हैं। और वो उसका वर्णन जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि अगर उस काल में अरबों खरबों वर्ष पहले थे और आज अगर ऐसे हैं, उसका नमूना है, तो हमें लगता है कि हाँ उस समय भी होंगे। एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना, एक पता चलती है। तो बताया था उस समय, बताया है जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में कि कुलकर होते थे। कुलकर यानी मुखिया, राजा नहीं होते थे उस समय, तो कुलकर होते थे। तो अंतिम कुलकर जो थे, नाभि कुलकर, तो उनकी मरुदेवी नाम की पत्नी से ऋषभदेव भगवान का जन्म हुआ था। वो मनिता नगरी के राजा बने, प्रथम राजा, प्रथम जिनेश्वर, प्रथम केवली, प्रथम तीर्थंकर और प्रथम धर्मवर चक्रवर्ती। उन्होंने 72 कलाएँ, और पुरुषों की 72 कलाएँ, स्त्रियों की 64 कलाएँ। ये सारा वर्णन जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में है। अनेक प्रकार के शिल्प सब उन्होंने उपदेश दिया, समझाया, उन्होंने ही सब कलाएँ सिखाई। उस समय तो लोग कुछ नहीं जानते थे, खेती करना भी नहीं जानते थे। 80 मसी कृषि का उपदेश प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ने, ऋषभदेव भगवान ने दिया। वो उनका सबका वर्णन है, भरत चक्रवर्ती का वर्णन है सारा इसमें। और फिर आगे बताया कि उसके बाद उन्होंने अपने पुत्रों को सब राज्यों पर स्थापित किया, और फिर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो फिर पुरिमताल नगर में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अष्टापद पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर उन्होंने सिद्धि प्राप्त की। बहुत सारा वर्णन, ऐसा ऐसा वर्णन है उसमें। और जम्बूद्वीप के जो जगती है जम्बूद्वीप की, अर्थात चबूतरा, उसका भी वर्णन है। और वो जगती कितनी लंबी, कितनी चौड़ी, कितनी ऊंची, सब कुछ बताया है। अब आप कहेंगे भाई हमने तो नहीं देखी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बहुत हमारे पहुंच से बाहर हैं। लेकिन अगर आपने रूस अमेरिका नहीं देखा है, पर है तो सही ना। हाँ ठीक है, हम नहीं गए, हमने नहीं देखा, पर है तो सही। इसी तरह से भगवान जो
केवली सर्वदर्शी सर्वज्ञाता हुए हैं, तो उन्होंने अपने ज्ञान में देखकर जो चीज़ बताई है उसके प्रमाण मिल रहे हैं, आज भी मिल रहे हैं। हाँ, ऊर्ध्व लोक के प्रमाण मिलते हैं, अधोलोक के भी प्रमाण मिलते हैं, नरक के भी प्रमाण मिलते हैं। वो सारा विषय तो मैं अभी आपको यहाँ नहीं बता सकती हूँ इस समय की सीमा के अंदर। तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति में जो चीज़ें बताई हैं, वो गवाक्ष बने हैं, जम्बूद्वीप के 4 दरवाजे हैं और जम्बू वृक्ष है, उसी के नाम पर इसका नाम जम्बूद्वीप पड़ा है। जम्बू यानी जामुन, जम्बू वृक्ष है। और वो सारा वृक्ष जो है ना, वो वनस्पति वाला वृक्ष नहीं है, रत्नों वाला वृक्ष है, रत्न से बना है वो सारा। उसके देव हैं, हाँ, और वहाँ पे कौन कौन निवास करते हैं सब कुछ वर्णन आया है। विद्याधर श्रेणियाँ है, वैताड्य पर्वत है, भरत क्षेत्र का वर्णन आया है, शिखर का वर्णन, शिखरों का वर्णन आया है, और आभियोगिक श्रेणी का वर्णन आया है, कूट वर्णन आए हैं, गुफाएं, वैताड्य पर्वत, गंगा सिंधु नदी, और भरत क्षेत्र के 6 खंड, ऋषभकूट पर्वत, ये सब पहले वक्षस्कार में। दूसरे वक्षस्कार में अवसर्पणिका, उत्सर्पणिका, उनका साथ 6 आरों का वर्णन, और फिर उसके बाद पहले तीर्थंकर, कुलकर व्यवस्था पहले, फिर तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का, उनका जन्म, उनकी दीक्षा, उनके सब कुछ, कैसे केवल ज्ञान, सब कहाँ कहाँ विचरण, सब कुछ उसमें आया है। फिर उसके बाद में क्या क्या विच्छेद हो गया, 10 बोल विच्छेद हो गए, वो भी बात आई है। 5वें आरे के जो है उसमें अंत में 10 बोल विच्छेद हो जाएंगे। कौन कौन से? परम अवधि ज्ञान, मन परिय ज्ञान, केवल ज्ञान, 3 चरित्र, पुलाक लब्धि, आहारक शरीर, जिनकल्प, 2 उपशम और शपक्ष, उपशम और शायिक श्रेणी। तो ये तो लोप हो चुके हैं, ये 10 बोलों का तो लोप हो चुका है, विच्छेद हो चुका है। और भी चीज़ों का विच्छेद 5वें आरे के अंत तक होता जाएगा, ये सब भगवान ने बता रखा है। तो ये सारा वर्णन दूसरे वक्षस्कार में आया है। फिर तीसरे वक्षस्कार में भरत चक्रवर्ती का वर्णन आया पूरा। उनका 6 खंड का राज्य था, किस प्रकार से उनका जीवन था, कैसे क्या राजा के कर्तव्य, चक्रवर्ती का कितने रत्न होते हैं, 14 रत्न होते हैं, राज्य संपदा कितनी होती है, 9 निधियाँ होती हैं, 9 निधियों का वर्णन आया है। और फिर भरत चक्रवर्ती को कहाँ केवल ज्ञान हुआ, कैसे हुआ, वो सारा का सारा वर्णन आया है। हाँ, और फिर जब उन्होंने 6 खंड की साधना की थी, तो 13 तेले किए थे, वो कहाँ कहाँ किए थे, उन तेलों की संख्या सारी बात बताई है। पहला तेला कहाँ किया, दूसरा तेला कहाँ किया, वो सारा वर्णन आया है इसमें। महाविद्य क्षेत्र का भी वर्णन आया है। तो महाविद्य क्षेत्र आज कहाँ है, इसका थोड़ा सा हमें अनुमान लग सकता है। और फिर इसके बाद में आगे के वक्षस्कारों में भी पर्वत का, विजय का, वनों का, मेरु पर्वत का, भद्रशाल वन, नंदन वन, और सोमनाथ वन, और पंडक वन, सबका वर्णन आया है। और जो हमारे ये ऐसे क्षेत्र हैं आज भी जहाँ के असी कृषि का नहीं है, वो कल्प वृक्षों से ही उनका जीवन चलता है, उनका भी सारा वर्णन आया है। वहाँ कैसे मनुष्य हैं, 64 इंद्रों का वर्णन आया, दिशा कुमारियों का वर्णन आया है। और उसके बाद में भगवान का जब जन्म होता है, केवल ज्ञान होता है, जहाँ जहाँ समोसरन लगते हैं, तो कैसे कैसे मतलब देव देवियाँ आते हैं, वो रचना करते हैं, नाटक करते हैं, सब वर्णन इसमें आया है, बहुत कुछ वर्णन आया है। और ये जो है इसमें 5वें वक्षस्कार में, तीसरे वक्षस्कार में भरत चक्रवर्ती आ गए, और फिर 4थे वक्षस्कार में सारा ये दूसरा पर्वतों वगैरह का आ गया। 5वें वक्षस्कार में तीर्थंकर जन्मोत्सव का वर्णन आया। 6ठे वक्षस्कार में भरत क्षेत्र आदि 7 क्षेत्रों का, और 7वें वक्षस्कार में चंद्र सूर्य और नक्षत्र संबंधी वो सारा वर्णन आया है। तो 7 वक्षस्कार हैं इसके, और इसमें 2 भाग में, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, 2 भागों में सारा वर्णन आया है। तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति हमारा जो उपांग सूत्र है, कालिक सूत्र है, और इसको हमें जानने से भौगोलिक जानकारी बहुत सारी मिलती है। और ये पता चलता है कि उस समय में तीर्थंकर और चक्रवर्ती कैसा उनका जीवन होता था,
सब कुछ हमें अच्छे से विस्तार से पता चलता है। तो इसलिए हमें जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र, ठीक है, इसमें कुछ गणित का विषय भी है, क्योंकि जहाँ नाप तोल वगैरह आएगी, उनका ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, परिमाण बताया जाएगा, वो गणित का विषय भी है। अ, ठीक है, जिसको अच्छा लगे पढ़ो, जिसको नहीं अच्छा लगे दूसरी चीज़ें पढ़ो। बहुत कुछ पढ़ने को है इसमें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति हमारा उपांग सूत्र है। इसमें जम्बूद्वीप के बारे में विशेष रूप से पढ़ना।